नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या टर्म है वो ध्यान से आपको समझनी है, ठीक है। तो ध्यान देना, मैं एक जनरल सा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ एक एटम का। एटम में सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस है, ये मेरे पास शेल्स हैं, सर्कुलर पाथ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। कंसिडर कर रहे हैं, वरना बोहर का कंसेप्ट था और ये बोहर का कंसेप्ट गलत प्रूव हो गया था कि एक्चुअली सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व ना करके वो 3D स्पेस में कोई भी मूवमेंट शो कर सकते हैं, 3 डायमेंशनल मूवमेंट शो करते हैं। मैं जनरल कंसिडर कर रहा हूँ जस्ट ये, ठीक है। तो मान लो मेरे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, थर्ड शेल में मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब थर्ड शेल में इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जो न्यूक्लियस है ना, इसने इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, ठीक है। अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालना है, अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालना है, मुझे क्या करना होगा, न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन के लिए उसे खत्म करना होगा। जितनी फोर्स के साथ न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, मुझे उससे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। जितनी फोर्स के साथ न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया हुआ है, उससे ज़्यादा एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी ताकि मैं न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लूँ और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो हमेशा इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें कुछ अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। जो एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ रही है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, उसे बोला जाता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है। उसे हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं। मिनिमम एनर्जी required to remove valence electron from isolated gaseous atom। याद रखना, अगर हम आयोनाइजेशन थेरेपी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, तो जिस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं वो एटम कैसा होना चाहिए, गैशियस होना चाहिए, गैशियस फॉर्म में, और आइसोलेटेड फॉर्म में होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, ठीक है। तो एक आइसोलेटेड गैशियस एटम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे बोला जाता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, एक ही बात है, ठीक है। उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ रही है, ये प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है। इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये एक हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और आप इसके बाद एक दो चैप्टर्स के बाद एक चैप्टर आपका आएगा थर्मोडायनेमिक्स, उसमें आप पढ़ते हो कि अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी दे रहे हैं तो उसमें जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो पॉजिटिव मानी जाती है। ये अभी के लिए याद कर लो, जब थर्मोडायनेमिक चैप्टर आएगा उसमें आप इसका कंसेप्ट सारा समझोगे। ये इंथैल्पी है, इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगर कोई एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो उसमें जो इंथैल्पी में चेंज आएगा, डेल्टा मतलब होता है चेंज, जो इंथैल्पी में चेंज आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अभी याद रखना है, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए हमेशा डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और आयोनाइजेशन प्रोसेस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि एनर्जी देनी पड़ रही है, डेल्टा एच यहाँ पे पॉजिटिव है। यूनिट्स, अगर हम आयोनाइजेशन थेरेपी के यूनिट्स की बात करें तो इसकी यूनिट्स होंगी किलोजूल पर मोल। अगर हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी को किलोजूल की टर्म में बता रहे हैं तो वो
1 मोल अमाउंट के लिए होगी हमेशा, कि 1 मोल एटम्स से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी किलो जूल एनर्जी हमको प्रोवाइड करनी पड़ी। ठीक है, 1 मोल अमाउंट ले रहे हैं, मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं। एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इतने नंबर ऑफ एटम्स से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें इतनी अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, या फिर इसकी एक और यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये बहुत ही छोटी यूनिट है एनर्जी की। अगर मैं आयनाइजेशन थेरेपी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में बता रहा हूं, मतलब मैं एक एटम की बात कर रहा हूं। ठीक है, इन दो यूनिट्स को जनरली हम यूज करते हैं आयनाइजेशन थेरेपी को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट आता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? देखो, सक्सेसिव वर्ड हम यूज करते हैं आगे वाले के लिए, है ना। तो मान लो मैंने किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, रिमूव करूंगा, उसे बोलूंगा सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे जो आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी वो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। उसको जनरली मैं क्या कहूंगा? सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो मैं थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालूंगा उसके लिए मुझे थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देने के बाद जो सेकंड एंथैल्पी दे रहा हूं मैं, जो थर्ड एनर्जी दे रहा हूं मैं, इनको कलेक्टिवली क्या कहेंगे? सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। ठीक है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज वो है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद हम और इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर निकालेंगे। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की 2s3 कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता हूँ तो एल्यूमिनियम पे +1 चार्ज आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, तो इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे जो एनर्जी देनी पड़ी उसे हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, उसके बाद इसी Al पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बची है 2s2। अभी एल्यूमिनियम को 2 इलेक्ट्रॉन्स और लूज करने हैं, तभी वो नियॉन कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर पाएगा। तो इसने एक और इलेक्ट्रॉन को लूज किया, एल्यूमिनियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज आया, कॉन्फ़िगरेशन हुई 2s1। इस सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे जो एनर्जी देनी पड़ी वो है सेकंड आयनाइजेशन थेरेपी। ठीक है, फाइनली Al2 पॉजिटिव से मैं एक इलेक्ट्रॉन और निकालूंगा, तब जाके ये स्टेबल हो पाएगा, +3 स्टेट तक जा पाएगा। ठीक है, इसे कहा जाएगा थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इन दोनों को मैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलूंगा। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो हमको और एनर्जी देनी पड़ेंगी उसे सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी बोला जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपको कि ये 3 आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू है एल्यूमिनियम के लिए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ये देनी पड़ी एनर्जी, सेकंड को निकालने के लिए ये, थर्ड को निकालने के लिए ये। ठीक है, तो इन एंथैल्पीज को कंपेयर करने के लिए आपको आ सकता है एग्जाम में कि इन आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू को कंपेयर करो, किसकी वैल्यू कम है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है। ध्यान देना, यहाँ पे भी आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कॉन्सेप्ट को यूज करोगे। अगर आपको सक्सेसिव आयनाइजेशन थेरेपीज की वैल्यू को कंपेयर करना है, आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को यूज करना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। ठीक है, निकालते हैं, मैं ये रब कर रहा हूं। अगर मैं इस एल्यूमिनियम की बात करूं तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम कैसे निकाल लेंगे? प्रोटॉन्स कितने एल्यूमिनियम के पास? 13। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 13। कितनी वैल्यू आ गई? 1। वही न्यूट्रल एटम है तो वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, इस केस में अगर मैं निकाल लूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 12। एक निकाल चुका हूं मैं, 12। तो इसकी वैल्यू आएगी 1.09 समथिंग। अगर मैं Al3 पॉजिटिव के लिए
आयनाइजेशन थेरेपी की वैल्यू निकालता हूँ तो इसकी वैल्यू आएगी 1.18 समथिंग, 19 समथिंग, जो भी 18 या 19, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ से सेकंड स्टेप पे गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ गई, यहाँ से इस पे गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि Al पॉजिटिव के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है, इसके न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लिए ज़्यादा है। तो यहाँ से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मुझे एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी और सेकंड आयनाइजेशन थेरेपी की वैल्यू फर्स्ट वाले से ज़्यादा होगी, ठीक है। वैल्यू ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू और भी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है, न्यूक्लियस के लिए होल्ड ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा, एनर्जी मुझे और भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो थर्ड आयनाइजेशन थेरेपी की वैल्यू इससे भी ज़्यादा होगी। तो हमेशा याद रखना है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। जैसे जैसे हायर आयनाइजेशन थेरेपी की वैल्यू आती रहेंगी, उनकी वैल्यू भी इंक्रीज होती रहेगी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ी, अगर मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, थर्ड को निकालूंगा एनर्जी और ज़्यादा देनी पड़ेगी, फोर्थ को निकालूंगा एनर्जी उससे भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। सक्सेसिव आयनाइजेशन थेरेपीज की वैल्यूज हमेशा इंक्रीज होती रहती हैं। कैसे कर सकते हैं एक्सप्लेन? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। अब हम करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। किन किन फैक्टर्स को हम यूज़ करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करने के लिए। देखो एक बड़ा सिंपल सा पार्ट है, सिंपल सी बात है कि अगर आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करना है ना, आप मेन ये देखो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कितनी है। अगर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी उसको निकालने के लिए। आपको मेन अट्रैक्शन पे ध्यान देना है। अगर आप अट्रैक्शन तक रिजल्ट निकाल लेते हो, आपको आइडिया मिल जाएगा कि आयनाइजेशन थेरेपी कम होगी कि ज़्यादा होगी, ठीक है। आपको अट्रैक्शन के बारे में देखना है, मेन अट्रैक्शन तक पहुंचना है आपको, सिर्फ वहां तक रिजल्ट निकाल लिया, आयनाइजेशन थेरेपी समझना इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स को यूज किया जा सकता है आयनाइजेशन थेरेपी को कंपेयर करने के लिए? सबसे पहला आता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है, नाम से पता लग रहा है, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है। न्यूक्लियस पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा, ऑब्वियस है ना, इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो उनको निकालना डिफ़िकल्ट होगा। और किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को अगर करना डिफ़िकल्ट है तो एनर्जी हमको ज़्यादा देनी पड़ती है वहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखना है, जहाँ पे कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है एनर्जी का इनपुट ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर कहीं पे काम इजी है, आसान है, एनर्जी कम देनी पड़ेगी हमें। तो अब याद रख सकते हो, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज होगी। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन बढ़ेगी, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी कम होगी, तो उसको निकालने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, जिसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज़्यादा। जब इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, उसको निकालना डिफिकल्ट होगा, एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी हमको। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, आयनाइजेशन थेरेपी ज़्यादा, डायरेक्ट रिलेशन है इसमें। न्यूक्लियर आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, ये फर्स्ट फैक्टर है, ठीक है। इस न्यूक्लियर चार्ज फैक्टर को नॉर्मली आप कहाँ पे यूज करते हो? इसको नॉर्मली यूज किया जाता है इन पीरियड्स। पीरियड में आप हमेशा यूज करते हो न्यूक्लियर चार्ज फैक्टर को, पीरियड में, ठीक है।
सेकंड, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज एटॉमिक साइज पे भी डिपेंड करेगी आयोनाइजेशन थेरेपी। एग्जांपल लूँ अगर मैं, मान लो मेरे पास यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम एटम का साइज होगा 1 2 3, 3 शेल्स हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, वैलेंस शेल। ठीक है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अगर मैं पोटाशियम की बात करूँ, इसके पास 4 शेल्स होंगे, इसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। दोनों में से किस केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर है? इस केस में दूर है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से दूर है, डिस्टेंस अगर ज़्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, कोई काम अगर आसान है, तो हमें एनर्जी कम देनी पड़ती है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो सिंपली आप लिख सकते हो एटॉमिक साइज ज़्यादा, डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, देयरफॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी। जब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी, आयोनाइजेशन थेरेपी कम होगी। तो हमेशा आयोनाइजेशन थेरेपी और एटॉमिक साइज में इन्वर्स रिलेशन होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ये हमेशा एटॉमिक साइज के इन्वर्स होगा। ठीक है, दो फैक्टर्स कर लिए डिस्कस, न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक साइज। ठीक है, अब थर्ड फैक्टर पे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में समझा होता है कि दो टाइप की कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो हाईली स्टेबल होती हैं। जिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की, जिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कॉन्फ़िगरेशन हमेशा स्टेबल होगी। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन सी हो सकती है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह की होती है। अगर मैं डी सबशेल कंसिडर करता हूं, अगर मैं डी सबशेल कंसिडर करूं, सभी ऑर्बिटल्स में मैं सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिल कर दूं, सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहां पे सभी ऑर्बिटल्स में दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इनको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। या तो सारों में एक इलेक्ट्रॉन हो या फिर सारों में दो इलेक्ट्रॉन्स हो, उसे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, और ये हमेशा स्टेबल होती है। इस कॉन्फ़िगरेशन को बोला जाता है हाफ फिल्ड, इसको बोला जाएगा फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड दो टाइप की कॉन्फ़िगरेशंस हाईली स्टेबल हैं। और अगर किसी एलिमेंट के पास ये दो टाइप की कॉन्फ़िगरेशंस हैं और वो ऑलरेडी स्टेबल है, तो ऑब्वियस है वो अपनी इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करना चाहेगा, वो नहीं चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करे। ठीक है, क्यों? ऑलरेडी स्टेबल है। ठीक है, तो क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन पे एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी नहीं होती, तो हमें एनर्जी हमेशा ज़्यादा देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को ज़बरदस्ती निकालने के लिए, क्योंकि एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करना चाहता। ठीक है, एलिमेंट्स हैविंग हाफ फिल्ड
and fully filled configuration, elements having half filled and fully filled configurations will be highly stable, therefore will not show tendency to lose electron. Therefore large energy is रिक्वायर्ड, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होगी उसकी, हाई होगी. ठीक है. जिन एलिमेंट्स के पास एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है या फिर फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन है वो हमेशा स्टेबल होंगे, और क्योंकि स्टेबल हैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करेंगे, हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवाने के लिए. फोर्थ फैक्टर इज शील्डिंग इफेक्ट. और स्क्रीनिंग इफेक्ट. इस इफेक्ट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं. शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि जो इनर फुली फिल्ड शेल्स हैं, जो अंदर वाले फुली फिल्ड शेल्स हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. ठीक है, उसको रिपेल करेंगे. उन रिपल्शंस को शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोला जाता है. उन्हीं शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से, रिपल्शंस की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास न्यूक्लियस की अट्रैक्शन हमेशा कम हो जाती है. इसी शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन कम हो जाएगी. जब अट्रैक्शन कम होगी उसको निकालना ईजी होगा, एनर्जी कम देनी पड़ेगी हमें. ठीक है. नॉर्मली शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ग्रुप्स में यूज़ करते हैं. इसको ग्रुप में यूज़ किया जाता है. इसका पीरियड में कोई ज़्यादा खास रोल नहीं होता है बट ज़्यादा प्रोमिनेंट इफेक्ट इसका ग्रुप में होगा, इसलिए ग्रुप में कंसिडर करना है. एग्जाम्पल ले लेते हैं. मैं एल्कली मेटल्स को अगर कंसिडर करता हूँ, एल्कली मेटल्स, तो लिथियम का जो एटम का साइज है वो इतना सा है, 2 शेल्स हैं. ठीक है. सोडियम की अगर मैं बात करता हूं तो उसके पास 3 शेल्स हैं. पोटाशियम की अगर मैं बात करता हूं उसके पास 4 शेल्स होंगे, 4 शेल्स हैं. ठीक है. ध्यान देना, लिथियम में सेकंड शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पड़ा है. उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर सिर्फ एक ही फुली फिल्ड शेल है जो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा. अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम में थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर 2 फुली फिल्ड शेल्स हैं. ये दोनों फुली फिल्ड शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपेल करेंगे, क्योंकि ज़्यादा रिपल्शन प्रोवाइड करेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी तो ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो गया. ठीक है. यहाँ पे एक शेल और ऐड हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. तो 8, 8 एंड 2, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर इसको रिपेल करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट और भी ज़्यादा हो गया. तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जाते रहते हैं वैसे वैसे शेल्स ऐड होते रहेंगे, इनर फुली फिल्ड शेल्स बढ़ते रहेंगे. ठीक है. और उनकी रिपल्शंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ती रहेगी. जब रिपल्शंस बढ़ेंगी तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती रहेगी. जब अट्रैक्शन कम होगी निकालना इजी होगा, एनर्जी कम देनी पड़ेगी हमें. ठीक है. ऑन increasing number of shells in a group, inner fully filled shells increase. जो अंदर वाले fully filled shells हैं वो increase होंगे. repulsions for valence electron, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए जो रिपल्शन है वो बढ़ेगी.
इसी रिपल्शन को तो बोल रहे हैं हम शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। ठीक है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिपल्शन बढ़ेंगी तो अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगी। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन डिक्रीज होगी, देयरफॉर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, देयरफॉर आयोनाइजेशन थैलेपी डिक्रीज। ठीक है, ये आपके पास नेक्स्ट फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट, जो आयोनाइजेशन थैलेपी को अफेक्ट करेगा। ठीक है, लास्ट फैक्टर आता है हमारे पास पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है वो ध्यान देना आपको। देखो, अगर मैं आपको एक एटम का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं जिसमें मैं सब शेल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकूं, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा? ये मेरे पास मान लो न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ठीक है, ये मेरे पास सेकंड शेल है, और सेकंड शेल में हमेशा दो सब शेल्स होते हैं। सेकंड शेल में हमेशा दो सब शेल्स होते हैं जो मैंने बना दिए। थर्ड शेल में तीन सब शेल्स होंगे, ये मैंने थर्ड शेल में तीन सब शेल्स बना दिए। ठीक है, जो फोर्थ शेल है उसमें चार सब शेल्स होंगे, ये मैंने आपके सामने चार सब शेल्स बना दिए। क्लियर है? जो फर्स्ट शेल है उसके पास 1s सब शेल होगा, सेकंड शेल के पास 2s 2p दो सब शेल्स होंगे, थर्ड शेल के पास 3s 3p 3d तीन सब शेल्स होंगे, फोर्थ शेल के पास 4s 4p 4d 4f चार सब शेल्स होंगे। ठीक है, ये एटम है। मान लो मैं बाहर खड़ा हूं, इस एटम के बाहर खड़ा हूं, तो अगर मैं इस एटम के बाहर हूं तो मुझे इस एटम के सेंटर में कौन दिख रहा है? एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होगा, है ना? और अगर मैं थर्ड शेल को कंपेयर करूं, थर्ड शेल को जिसमें तीन सब शेल्स हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग इन तीन सब शेल्स में से सबसे अंदर की तरफ कौन है? एस सब शेल होगा, एस सब शेल होगा। ठीक है, अगर मैं बाहर से देखूं तो मुझे एस सब शेल न्यूक्लियस के क्लोज लगेगा, अंदर की तरफ होगा, सबसे अंदर की तरफ होना, इसका मतलब पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होना। जो एस सब शेल होता है, एक शेल का जो एस सब शेल है वो हमेशा न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा पेनिट्रेटेड होगा, न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होगा, एटम के अंदर की तरफ होगा। इन तीनों में से एटम के ज्यादा अंदर को कौन है? एस सब शेल है। ठीक है, तो हमेशा एस सब शेल का पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, पी का कम होगा, डी का उससे भी कम, एफ का सबसे कम। ये मैं एक शेल के सब शेल्स की बात कर रहा हूं। अब ये ना कंसिडर करना कि मैं इसका एस मान लूं और इसका पी मान लूं, सेम शेल के सब शेल्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, सेम शेल के जो सब शेल्स हैं उनमें एस सबसे अंदर की तरफ होता है एटम में, न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होगा, तो उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, पी का कम, डी का कम, एफ का उससे भी कम। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट का अगर हम ऑर्डर देखें तो वो एस के लिए सबसे ज़्यादा है, पी के लिए कम, डी के लिए कम, एफ के लिए सबसे कम। इसका मतलब क्योंकि एस सब शेल न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है, उस एस सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि पास है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अगर एस सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा है तो एस सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना डिफिकल्ट होगा, और जब एस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना डिफिकल्ट है, कोई काम डिफिकल्ट है, तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। मतलब एस इलेक्ट्रॉन्स के, एस सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए क्योंकि एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, एनर्जी
required energy required to remove electron from S subshell energy required to remove electron from S subshell will be highest. It will be greater than electron in P subshell. S सबशेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो P सबशेल के इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा देनी पड़ेगी, और P में जो एनर्जी देनी पड़ रही है वो ज़्यादा होगी D वाले से. D सबशेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ रही है वो F वाले से ज़्यादा होगी. ठीक है, तो अगर हम आयोनाइजेशन थेरेपी का ऑर्डर देखें तो सेम वही होगा जो पेनिट्रेशन इफेक्ट का ऑर्डर है, S, P, D एंड F, ये सेम ऑर्डर है. S सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी सबसे ज़्यादा देनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है, ये न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होंगे, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी. ठीक है, वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल. अगर हम पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वेरिएशन देखें कि वो पीरियड में कैसे वेरी कर रहा है, वो डाउन द ग्रुप कैसे वेरी कर रहा है, वो डिस्कस करेंगे अब. और पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वेरिएशन को डिस्कस करने के लिए इन सभी फैक्टर्स को हमें यूज़ करना होगा जो मैंने आपको पीछे बताए. ठीक है, देखो ध्यान देना, अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो मैंने आपको क्या बताया, पीरियड में कौन सा फैक्टर यूज करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज फैक्टर. पीरियड में हमेशा न्यूक्लियर चार्ज फैक्टर को हम यूज करेंगे. ठीक है, एग्जांपल लेते हैं सेकंड पीरियड का, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. इसमें इसका एटॉमिक नंबर 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9. आपको मैंने रिलेशन बताया था कि न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लिए अट्रैक्शन बढ़ती रहेगी. जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लिए अट्रैक्शन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना डिफिकल्ट होगा. जब इलेक्ट्रॉन्स को निकालना डिफिकल्ट होगा हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, आयोनाइजेशन थेरेपी की वैल्यू ज़्यादा होगी. तो वही यहाँ पे लिखना जस्ट आपको, लेफ्ट साइड जाने पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, अट्रैक्शन फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही है, जिससे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी. इसका मतलब फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन की ज़्यादा होनी चाहिए कार्बन से, कार्बन की ज़्यादा होगी बोरोन से, बोरोन की ज़्यादा होनी चाहिए बेरिलियम से, और बेरिलियम की ज़्यादा होनी चाहिए लिथियम से. ठीक है, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे अगर न्यूक्लियर चार्ज फैक्टर को यूज़ किया जाए, ठीक है, तो ऑर्डर क्या बनेगा, लेफ्ट से राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्ट रिलेशन था इनके बीच में. क्लियर है यहाँ तक बात? बट केमिस्ट्री है तो कुछ एक्सेप्शंस ज़रूर होंगी. यहाँ पे 2 एक्सेप्शंस हैं जिस पे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है. वो एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं? वो एक्सेप्शन है, एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड सेकंड बेरिलियम बोरोन. ये 2 एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं होगा. जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन थेरेपी ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट एक्चुअली नाइट्रोजन की ज़्यादा है, सिमिलरली बोरोन की जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग बेरिलियम से ज़्यादा होनी चाहिए थी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बट एक्चुअली बेरिलियम की ज़्यादा है. सारा पीरियड रूल को फॉलो कर रहा है एक्सेप्ट 2 एलिमेंट्स. 2 ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे ये जनरल रूल फॉलो नहीं होगा. ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए थी पर नाइट्रोजन की ज़्यादा है. ठीक है, बोरोन की ज़्यादा होनी चाहिए थी बट बेरिलियम की ज़्यादा है. इसका क्या रीज़न है, वो रीज़न डिस्कस करना है हमको.
सबसे पहले हम देखते हैं बेरिलियम वाला केस। वाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ बोरॉन। बेरिलियम की आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोरॉन से ज़्यादा क्यों है? इसका देखते हैं क्या आंसर हो सकता है। दोनों की मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेता हूँ। ये बेरिलियम है, ये बोरॉन है। बेरिलियम का क्योंकि एटॉमिक नंबर 4 है, कन्फिग्रेशन 1s2 2s2। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p1। मैंने कन्फिग्रेशन लिख ली, ठीक है। अगर आप कन्फिग्रेशन को लिखते हैं, आपको ना कन्फिग्रेशन को ही ध्यान से देखें, आपको आंसर मिल जाता है। ध्यान देना, अगर हम बेरिलियम की कन्फिग्रेशन देखें, कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2, फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन है। बेरिलियम के पास एग्जैक्टली फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन है, और हमने पढ़ा पीछे कि जिनके पास फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन होती है वो एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं, और जो स्टेबल होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी नहीं होती। तो बेरिलियम इलेक्ट्रॉन को लूज करना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन को टेंडेंसी नहीं है। आयोनाइजेशन थेरेपी हमको ज़्यादा देनी पड़ेगी इस केस में। बट इसी के कॉन्ट्रेरी अगर हम बात करें बोरॉन की, बोरॉन के पास ना ही कोई हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है, ना ही कोई फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि अगर बोरॉन से मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लूं, अगर मैं बोरॉन से इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लूं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बोरॉन फुली फिल्ड हो जाएगा। तो बोरॉन तो चाहेगा कि मेरे से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए ताकि मैं फुली फिल्ड हो जाऊं। इसीलिए भी बोरॉन की इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बेरिलियम की कम होती है। ये ऑलरेडी फुली फिल्ड है, और बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद फुली फिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन आता है यहाँ पे बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन। फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन की वजह से बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है बोरॉन से। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम ग्रेटर देन बोरॉन। ये समझ आ गई बात। सेकंड फैक्टर, सेकंड जो फैक्टर यूज करेंगे, सेकंड जो रीजन रिस्पॉन्सिबल है वो है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट ध्यान देना है। इन केस ऑफ बेरिलियम जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो कहां से निकालना है? 2s में से निकालना है। और बोरॉन के केस में इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है? 2p में से निकालना है, ठीक है। दोनों जो सबशेल्स हैं वो सेम शेल के हैं। 2s का क्योंकि पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है, क्योंकि 2s न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज है, इसके इलेक्ट्रॉन्स के पास न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। और अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स के पास न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा है तो निकालना डिफ़िकल्ट होगा, और निकालना डिफ़िकल्ट है तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। समझ आ गई बात, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे जिस इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना है वो इलेक्ट्रॉन 2p में पड़ा हुआ है, और 2p का पेनिट्रेशन इफेक्ट कम होता है, वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होता है। जब वो न्यूक्लियस से दूर होगा, उसके पास न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी, निकालना आसान होगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। एज पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ s इज ग्रेटर देन p, therefore higher energy is required to remove electron from बेरिलियम। इसीलिए बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट है। दो मेन फैक्टर्स हैं जिससे एक्सप्लेन होता है वाई बेरिलियम शो हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरॉन। एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फैक्टर है, बेरिलियम के पास फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन है, और दूसरा पेनिट्रेशन इफेक्ट फैक्टर है कि बेरिलियम के केस में इलेक्ट्रॉन s में से निकालना है
और क्योंकि S का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है, वो न्यूक्लियस के क्लोज है, उसमें से निकालना मुश्किल होगा। क्लियर है बात ये? ठीक है। सेकेंड एक्सेप्शन हमारे पास आती है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए थी बट नाइट्रोजन की ज़्यादा है। इसका क्या रीज़न है? वाई? आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। इसका क्या रीज़न है वो देखेंगे। सेम आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखो, आपको वहीं से आंसर का आइडिया मिल जाता है। एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 8, कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन की 1s2 2s2 2p4। नाइट्रोजन के एंड में क्या कन्फिग्रेशन आ रही है? 2p3 आ रही है। इस 2p3 को अगर मैं ऑर्बिटल में शो करूं, ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये तो हाफ फील्ड हो गया। बट अगर मैं ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन शो करता हूँ 1 2 3 एंड 4, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑक्सीजन के पास ना तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है ना ही फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। बट नाइट्रोजन के पास क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है, इसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी नहीं होगी, और क्योंकि हमें ज़बरदस्ती करवाना है, एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी हमको। ठीक है। बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन शो हायर आयोनाइजेशन इंथैल्पी देन ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन में आप ये कह सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना, तो ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद हाफ फील्ड हो जाएगा। तो ऑक्सीजन तो चाहता है कि मेरे से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए ताकि मैं हाफ फील्ड बन जाऊं। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी ज़्यादा है, हमें एनर्जी कम देनी पड़ती है। जैसी एक्सेप्शन हमको बेरिलियम बोरोन में देखने को मिल रही है, इनके जो नीचे वाले पीरियड्स होंगे उनमें भी एग्जैक्ट सेम एक्सेप्शन है। बेरिलियम के नीचे आएगा मैग्नीशियम, बोरोन के नीचे आएगा एल्यूमिनियम। बेरिलियम मैग्नीशियम के नीचे आता है कैल्शियम, एल्यूमिनियम के नीचे आता है गैलियम। एग्जैक्ट सेम रीज़न की वजह से मैग्नीशियम की आयनाइजेशन थेरेपी एल्यूमिनियम से ज़्यादा है, कैल्शियम की आयनाइजेशन थेरेपी गैलियम से ज़्यादा है। इन एक्सेप्शंस का ध्यान रखना है, एमसीक्यूज़ में आपको इन्हीं एक्सेप्शंस को यूज़ करके कंफ्यूज करते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो भी जाते हैं। ध्यान रखना है इनको। एक्सेप्शंस आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शन आ रही है। सिमिलर एक्सेप्शन यहाँ पे है नाइट्रोजन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर। फॉस्फोरस के नीचे आता है आर्सेनिक, सल्फर के नीचे आता है सेलेनियम। ठीक है। फॉस्फोरस के पास, आर्सेनिक के पास एग्जैक्ट हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि इनके पास हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इनके पास हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इनकी आयनाइजेशन थेरेपी ज़्यादा होती है, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करेंगे। ठीक है। इसीलिए इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को निकालने की, ताकि इलेक्ट्रॉन निकले और हाफ फील्ड बन जाए। ठीक है। पीरियड में हमने एक्सेप्शन पढ़ ली, सॉरी वेरिएशन पढ़ ली आयनाइजेशन थेरेपी की। अब हम करेंगे ग्रुप में, डाउन द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या चेंज आता है। ठीक है। डाउन द ग्रुप करेंगे। वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप। जब आपको मैंने पीरियड वाला केस बताया था, तब आपको मैंने कहा था उस पीरियड में आपको कौन सा फैक्टर यूज करना है, न्यूक्लियर चार्ज फैक्टर यूज करना है। ठीक है। ग्रुप में आप मेन कौन सा फैक्टर यूज करोगे, साइज फैक्टर, एटॉमिक साइज। क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है,
जब डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है, ध्यान से सुनना, जब डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता रहेगा। मान लो एक एलिमेंट सेकंड पीरियड का है, लिथियम है, तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल, सेकंड शेल में इतना गैप है, तो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी। जब मैं एक स्टेप नीचे जाऊंगा सोडियम पे, तो थर्ड शेल आ गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में गैप पड़ गया, फोर्थ पीरियड में गैप और ज़्यादा हो गया, फिफ्थ में और ज़्यादा, सिक्स्थ में और ज़्यादा। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होगी, और जब एक इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम है उसको निकालना इजी हो जाएगा, एनर्जी कम देनी पड़ेगी हमें। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। लिथियम के न्यूक्लियस और फर्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में गैप कम है। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में गैप थोड़ा ज़्यादा है। अगर हम पोटाशियम की बात करें तो इसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में गैप और भी ज़्यादा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस विल इंक्रीज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से इंक्रीज होगा। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगी। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम होगी, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी। इसीलिए डाउन द ग्रुप हमेशा आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। ठीक है, यहाँ पे भी हम नहीं कह सकते कि यूनिवर्सल रूल है डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज ही होगी हमेशा। मैक्सिमम केसेस में होती है, बट केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शंस हैं, तो यहाँ पे भी हमको कुछ जगहों पे एक्सेप्शन देखने को मिलती है। ठीक है, वो कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं वो देखते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई, डाउन द ग्रुप हमेशा आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी विद सम एक्सेप्शंस। वो एक्सेप्शंस क्या है वो देखेंगे। मैं ये रब कर रहा हूँ। आपको याद होगा जब हम एटॉमिक साइज की वेरिएशन पढ़ रहे थे डाउन द ग्रुप, तो एक जगह पे हमने एक्सेप्शन पढ़ी थी। एक जगह पे हमने एक्सेप्शन पढ़ी थी, कहाँ पे? बोरोन से जब एल्यूमिनियम पे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा डाउन द ग्रुप। एल्यूमिनियम से जब गैलियम पे जाएंगे तो साइज बढ़ना चाहिए था, बट एक्चुअली साइज डिक्रीज हो रहा था बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो साइज है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो गया था गैलियम का एल्यूमिनियम से। ठीक है, तो क्योंकि गैलियम में साइज लगभग सेम है और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सेप्शन आती है एल्यूमिनियम में, गैलियम में। एक्सपेक्टेड था कि एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि डाउन द ग्रुप कम होती है, बट एक्चुअली गैलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे साइज़ की बात करें तो साइज़ इनका लगभग सेम था। इसका 587 होता है, 589 हम नियरली सेम मान लेते हैं। ठीक है, इनका साइज़ नियरली सेम है। अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कंसीडर करते हैं तो गैलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, रफली सेम कह सकते हो बट थोड़ी ज़्यादा ही मानकर चलो। गैलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा है, इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्सेप्शन है जो आपको लर्न करनी है। नॉर्मली डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है
बट जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम एक स्टेप नीचे जाएंगे तो गैलियम की आयनाइजेशन थेरेपी थोड़ी सी वैल्यू से इंक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट एक्सेप्शन, ठीक है। सेकंड एक्सेप्शन अगर हम देखें, हम बोरॉन फैमिली की ही बात करते हैं। अगर बोरॉन फैमिली के मेंबर्स को लर्न करना है, ठीक है, एक बड़ा सिंपल सा निमोनिक है, बाबा, अली, गया, इंडिया, थाईलैंड। कुछ भी याद कर लो, मैंने इससे याद किया हुआ है, बाबा, अली, गया, इंडिया, थाईलैंड, ठीक है, ये निमोनिक है इसके लिए। फर्स्ट मेंबर है बोरॉन, सेकंड एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम, देन थेलियम, ठीक है। आपसे मैंने कहा कि जब मैं बोरॉन से एल्यूमिनियम पे गया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हुई? डिक्रीज हो गई अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड, है ना। जब मैं एल्यूमिनियम से गैलियम पे गया तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गई, अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। जब गैलियम से हम इंडियम पे जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी फिर से कम हो जाती है, जनरली डाउन द ग्रुप कम होती है, तो यहाँ पे भी कम हो गई। बट जब मैं इंडियम से थेलियम में जाऊंगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी फिर से बढ़ जाएगी। इस एक सिंगल ग्रुप में दो एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। फर्स्ट एक्सेप्शन यहाँ पे आई कि गैलियम की कम होनी चाहिए थी बट एल्यूमिनियम से ज़्यादा है। सेकंड एक्सेप्शन यहाँ पे आई, थेलियम की कम होनी चाहिए थी बट इंडियम से ज़्यादा है। इसका मैंने रीज़न क्या बताया आपको? इसका मैंने रीज़न बताया ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, कि जो डी ऑर्बिटल्स थे उनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से नेट अट्रैक्शन बढ़ जाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होता है। ये किया था, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, इसमें रीजन आता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इंडियम से थेलियम जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्यों इंक्रीज हो रही है? बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका शील्डिंग इफेक्ट सबसे पुअर है। शील्डिंग इफेक्ट सबसे पुअर होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के लिए बढ़ेगा, नेट अट्रैक्शन बढ़ेगी। जब नेट अट्रैक्शन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना डिफिकल्ट होगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हमें यहाँ पे, ठीक है। तो इस सेम ग्रुप में दो जगह पे एक्सेप्शंस हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये बिल्कुल अजीब सा ऑर्डर बन गया, है ना, बिल्कुल अजीब सा ऑर्डर बन गया। तो आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे डिक्रीज हुई या फिर इंक्रीज हो गई, यहाँ पे डिक्रीज हुई यहाँ पे फिर इंक्रीज हुई, तो हमें एग्जैक्ट ऑर्डर तो पता चले, फिर सबसे ज़्यादा किसकी है, फिर कम किसकी है, फिर कम किसकी है, सबसे कम किसकी है, ठीक है। तो इसमें अगर हम ऑर्डर देखें आयोनाइजेशन थेरेपी का, तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन थेरेपी होती है बोरॉन की। बोरॉन की आयोनाइजेशन थेरेपी सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे आता है थेलियम, जो सबसे नीचे है, जिसकी सबसे कम होनी चाहिए थी, उसकी सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है। देन एल्यूमिनियम आएगा, उसके बाद गैलियम आएगा, लास्ट में आता है इंडियम। इंडियम की आयोनाइजेशन थेरेपी सबसे कम है। तो ये एक्चुअल ऑर्डर है, आपको ऑर्डर्स इस तरह से लर्न करने हैं। ऐसे ही आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था डी ब्लॉक में 4 सीरीज होती हैं, 4 सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू को कंपेयर करें, तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो सेकंड के नीचे है, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। बट एक्चुअली जो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के मेंबर्स हैं, उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड वालों से ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के पहले एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आ चुके हैं। वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, वो शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और अट्रैक्शन बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा, एनर्जी हमको ज़्यादा देनी पड़ेगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है एप्लीकेशंस
ऑफ आयोनाइजेशन थेरेपी। आयोनाइजेशन थेरेपी की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? देखो इसमें सबसे मेन ही मैं आपको पॉइंट बताऊंगा। सबसे मेजर एप्लीकेशन है आयोनाइजेशन थेरेपी की के आयोनाइजेशन थेरेपी की वैल्यूज़ को कंपेयर करके, उनकी वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करके मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता लगा सकता हूँ। एक एलिमेंट के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जज किया जा सकता है इनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करके। जैसे एग्जांपल मान लो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सोडियम का। सोडियम कॉन्फ़िगरेशन है इसकी 281, ठीक है। तो सोडियम के केस में इसकी ज़रूरत है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है ताकि ये क्या बन जाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर दे। तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। लूज़ कर दिया। इसकी खुद की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, क्योंकि ये खुद चाहता है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। जो फर्स्ट आयोनाइजेशन थेरेपी है वो कैसी होगी, इसकी लो होगी, लो होगी, ठीक है। मैं हाइपोथेटिकल सी वैल्यू ले लेता हूँ कि मैंने मान लिया इसकी जो आयोनाइजेशन थेरेपी है वो 500 है, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। उसके बाद जब मेरे पास सोडियम आया पॉजिटिव फॉर्म में, इसके पास कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है 28। अब मैं इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूँ, Na2 पॉजिटिव बनाऊँ, तो कॉन्फ़िगरेशन 27 हो जाएगी। ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद सोडियम के पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया, और अब ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन लूज़ ना हो, मैं बहुत स्टेबल हो चुका हूँ। अब इसकी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि स्टेबल हो चुका है, अब इस स्टेबल कोर से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है, मुझे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। मान लो इसकी जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इसकी जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो कितनी है, 3000 किलोजूल पर मोल है। आप ना यहाँ पे किलोजूल पर मोल करो, ये ध्यान देना। जो सोडियम थी उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी थी 500, दूसरी कितनी हो गई 3000। सडन जंप आ गया एकदम से, वैल्यू 6 टाइम्स हो गई, 6 टाइम्स। तो जिस आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे जंप आया उससे पहले वाली जितनी भी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज इन्वॉल्व हैं उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास। तो इससे पहले क्योंकि एक ही वैल्यू है, सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। ऐसी एक और एग्जांपल मैं कंसिडर करता हूं। मान लो मेरे पास एक एक्स एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट। मैंने क्या किया, उस एक्स एलिमेंट की फर्स्ट आयोनाइजेशन थेरेपी आपको मैंने बता दी 200 किलोजूल पर मोल, ये ठीक है। इसकी मैंने सेकंड आयोनाइजेशन थेरेपी आपको बताई 450 350 किलोजूल पर मोल, ठीक है। इसकी मैंने थर्ड आयोनाइजेशन थेरेपी आपको बताई 600 किलोजूल पर मोल, ठीक है। और जिसकी फोर्थ आयोनाइजेशन थेरेपी है वो इसकी आ गई 2700 किलोजूल पर मोल। जो फर्स्ट आयोनाइजेशन थेरेपी थी वो कितनी है 200, सेकंड कितनी है 350। इंक्रीज हुई बट वो इंक्रीज बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा जंप आया, बहुत ज़्यादा नहीं आया। 350 से 600 हुआ, थोड़ा सा जंप आया, डबल के आसपास जंप आया। डबल के आसपास जो जंप है वो नॉर्मल होता है, बट यहाँ से 600 से जब मैं अगले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए गया, एनर्जी कितनी देनी पड़ी 2700, अराउंड 4 टाइम्स से भी ज़्यादा का जंप आ गया, 4.5 टाइम्स का जंप आ गया, ठीक है। इसका मतलब इस पॉइंट पे आकर मैं जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ वो काफ़ी स्टेबल कोर से निकाल रहा हूँ, काफ़ी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकाल रहा हूँ। अगर इस पॉइंट पे आके मैंने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकाला, इसका मतलब उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। जोन्सी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू में सडन जंप आएगा, उससे पहले वाली
जितनी आयोनाइजेशन इंथैल्पीज वैल्यू होंगी उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक एटम के पास। तो इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जा सकता है, आपको टीचर डेटा गिवन दे देगा कि ये आयोनाइजेशन इंथैल्पीज हैं, तो बताओ ये जो एक्स एलिमेंट है ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। काफ़ी इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। अगर ये डेटा है तो बताओ किस ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो डेटा को ऑब्जर्व करना है, सडन जंप देखना है, 4th नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसका मतलब वो 3 + 10 13 ग्रुप से बिलोंग करेगा। 13th ग्रुप के मेंबर्स के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन सी फैमिली है वो? बोरोन फैमिली। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। 2-3 कन्फिग्रेशन, 2-8-3 कन्फिग्रेशन, 2-8-18 3 कन्फिग्रेशन। समझ आई बात? ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि सडन जंप कहाँ पे आ रहा है। जहाँ पे सडन जंप आएगा उससे पहले जितनी आयनाइजेशन इंथैल्पीज वैल्यूज निकल चुकी हैं उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास। जो नोबल गैसेस हैं उनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में जो एक नोबल गैस है उसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है। क्यों सबसे ज़्यादा होगी? बिकॉज ऑफ हैविंग फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन। ठीक है ना। नोबल गैसेस possess fully filled configuration। क्योंकि इनके पास fully filled configuration है, therefore highly stable, therefore no tendency to lose electrons, no tendency to lose electrons। इसलिए उनके इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की बिल्कुल भी टेंडेंसी नहीं होगी और इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड नोबल गैसेस शो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अगर हम इनको ग्रुप में देखें, वेरिएशन इन ग्रुप, अगर हम इनकी वेरिएशन ग्रुप में देखते हैं तो वही सेम कंसेप्ट, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा। अगर डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन कम होती रहेगी। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन कम होगी उनको निकालना इजी होगा। ठीक है, तो सभी नोबल गैसेस को ही अगर ग्रुप में कंपेयर किया जाए तो डाउन द ग्रुप जो आयनाइजेशन थेरेपी है वो डिक्रीज होती रहती है। ये ठीक है, तो हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन थेरेपी किसकी होनी चाहिए? हीलियम की होनी चाहिए। नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन्ड है इसके पास, और सेकंड सबसे स्मॉलेस्ट साइज है, तो इसकी अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है और इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है।